हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गुंजन शर्मा बायोलॉजी फाउंडेशन में। आज हम 9th क्लास साइंस के 13 चैप्टर वाई डू वी फॉल इल को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम एनसीईआरटी को लाइन टू लाइन एक्सप्लेन करेंगे। और इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट चैनल पर पहले अपलोड किया जा चुका है, जिसकी इन्फॉर्मेशन आपको स्क्रीन पर दिख रहे आई बटन को क्लिक करने पर मिल जाएगी। ये पार्ट, इस वीडियो का जो सेकंड पार्ट है, इसका ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट लेने के लिए आप फुल सेशन के साथ में जुड़ें। आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हमने इन्फेक्शियस एजेंट्स की बात की थी और वो इन्फेक्शियस एजेंट्स की बात हमारे बीच में रह गई थी। नेक्स्ट उसके बाद में हम आगे इसको प्रोसीड करते हैं चैप्टर को। कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ डिजीज़ कॉज्ड बाय वायरसेस। जो एग्जाम्पल्स हैं कि पैथोजन के कौन से एग्जाम्पल हैं, तो जितनी भी डिजीज़ होती हैं उनमें वायरस के थ्रू कौन सी बीमारियां होती हैं, उनके एग्जाम्पल्स यहाँ पर दिए गए हैं। कॉमन कोल्ड है, इन्फ्लुएंजा है, डेंगू फीवर है, एड्स है। ये सारी बीमारियां जो हैं वायरसेस के थ्रू होने वाली बीमारियां हैं, जिसमें वेल नोन जो होती है, सबसे नोटोरियस जो है HIV वायरस है, और ये एड्स जो बीमारी है उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। Disease like typhoid fever, cholera, tuberculosis and anthrax are caused by bacteria। जैसे टाइफॉइड है, कॉलेरा है, ट्यूबरकुलोसिस है, एंथ्रैक्स है, ये सारी जो बीमारियां हैं ये बैक्टीरिया के थ्रू होती हैं। तो यहाँ से आपके लिए क्वेश्चन तैयार करना है कि आपको क्वेश्चन का आंसर तैयार करना है कि ऐसी ऐसी बीमारियों के एग्जांपल्स लिखिए जो कि वायरसेस के थ्रू कॉज्ड होती हैं, और उन डिजीज़ के एग्जांपल्स लिखिए जो बैक्टीरिया के थ्रू कॉज्ड होती हैं। मैनी कॉमन स्किन इन्फेक्शंस आर कॉज्ड बाय डिफरेंट काइंड्स ऑफ फंगी। जितने भी आपको स्किन इन्फेक्शंस होंगे वो सारे के सारे स्किन इन्फेक्शंस जो हैं बॉडी के अंदर फंगी के कारण होंगे। प्रोटोजोन माइक्रोब्स काज मैनी फैमिलियर डिजीज विच इज़ द मलेरिया एंड कालाजार। जितने भी प्रोटोजोआ एनिमल्स हैं, प्रोटोजोआ को हम 7th चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो जितने भी प्रोटोजोन्स हैं, सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके कारण हमारी बॉडी में मलेरिया और कालाजार जैसी बीमारियां होती हैं। ऑल ऑफ अस हैव आल्सो कम अक्रॉस इंटेस्टिनल वर्म इन्फेक्शन। अब हम में से जो है बाकी की जो डिजीजेस देखें तो वर्म इन्फेक्शन भी होता है इंटेस्टाइन में, एज वेल एज डिजीज लाइक एलिफेंटियासिस काज्ड बाय डिफरेंट स्पीशीज ऑफ वर्म। उसके अलावा जो वर्म्स हैं यानी छोटे छोटे कीड़े यानी कृमि हैं, वो हमारे शरीर में एलिफेंटियासिस या फिलेरियसिस जैसी भी बीमारियां फैलाते हैं। Why is it important that we think of these category of infections agent? जब हमारा चैप्टर ये है कि वाई डू वी फॉल इल, हम बीमार क्यों पड़ते हैं, जब हम इसके ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं तो हम यहाँ पर ये क्यों देख रहे हैं कि एजेंट ऑफ इन्फेक्शन क्या क्या होते हैं। द आंसर इज दैट दीज कैटेगरी आर इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन डिसाइडिंग व्हाट काइंड ऑफ ट्रीटमेंट टू यूज। इस टॉपिक को हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि अगर हमें इन्फेक्शन एजेंट का पता लग जाएगा तो हम इजीली जो भी कोई डिजीज़ है उसका ट्रीटमेंट कर पाएंगे, उसका क्योर कर पाएंगे। Members of each one of these group, viruses, bacteria and so on, have many biological characteristics in common। जो ये ग्रुप के मेंबर हैं, जैसे कि वायरस है, बैक्टीरिया है, या फिर अदर काइंड के भी जो कोई पैथोजेंस हैं, उनकी लगभग बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, कॉमन होती हैं, उनकी विशिष्टताएं समान होती हैं। ऑल वायरसेस फॉर एग्जांपल लिव इनसाइड होस्ट सेल। जितने भी वायरसेस हैं वो जो होस्ट सेल होती है उसी के अंदर सर्वाइव करते हैं। होस्ट क्या होता है? जो किसी भी वायरस को अपनी बॉडी में प्रोटेक्शन देता है, उसको रहने के लिए जगह देता है, वो उसका होस्ट कहलाता है। वेयर एज बैक्टीरिया वेरी रेयरली डू, जबकि ऐसा जो बैक्टीरिया है बहुत कम करते हैं। वायरसेस, बैक्टीरिया एंड फंगी मल्टीप्लाई वेरी क्विकली। ये जितने भी माइक्रोब्स हैं, पैथोजेंस हैं, ये बहुत तेज़ी से मल्टीप्लिकेशन करते हैं, रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी इनमें बहुत ज़्यादा होती है। वाइल वर्म मल्टीप्लाई वेरी स्लोली, जबकि जो वर्म्स हैं वो बहुत स्लोली मल्टीप्लाई करते हैं इन कंपैरिजन टू बैक्टीरिया, वायरस एंड फंगी। टैक्सोनॉमिकली ऑल बैक्टीरिया आर क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर दैन टू वायरस एंड वाइस वर्सा। अब अगर हम टैक्सोनॉमी के अकॉर्डिंग बात करें, व्हाट इज द टैक्सोनॉमी? टैक्सोनॉमी इज द ब्रांच ऑफ द बायोलॉजी इन विच वी स्टडी एंड क्लासीफाई अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म। तो अगर हम टैक्सोनॉमी की बात करें तो जितने भी वायरस हैं वो आपस में सिमिलर होंगे इन कंपेयर टू बैक्टीरिया के, और जितने भी बैक्टीरियाज हैं वो आपस में सिमिलर होंगे इन कंपेयर टू वायरसेस के।
This means that many important life processes are similar in the bacteria group but are not shared with the virus group. तो इसका मतलब ये हुआ कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बैक्टीरिया आपस में क्या करते हैं, शेयर करते हैं, बट वो उनको वायरसेस के साथ, जो वायरस हैं, वायरस ग्रुप है, उनके साथ में शेयर नहीं करते. As a result, drug that block one of the process in the member of the group is likely to be effective agent many other member of the group, but the same drug will not work against a microbe belonging to a different group. आप अगर आपने एक कोई मेडिसिन बनाई, कोई एक ड्रग बनाई, और वो ड्रग जो है पर्टिकुलर वायरसेस के लिए बनाई गई है, तो वो ड्रग लगभग सभी वायरसेस के ऊपर अप्लाई की जा सकती है, बट वो बैक्टीरिया के ऊपर अप्लाई नहीं की जा सकती. एज एन एग्जाम्पल लेट अस टेक एंटीबायोटिक. अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं एंटीबायोटिक्स का. एंटी का मतलब विपरीत, अपोजिट. बैक्टीरिया का मतलब बैक्टीरिया. तो ये बैक्टीरिया के विपरीत काम करने वाली ड्रग्स होती हैं. दे कॉमनली ब्लॉक बायोकेमिकल पाथवे इंपॉर्टेंट फॉर बैक्टीरिया. ये क्या करती हैं, बायोकेमिकल जो पाथवे है बैक्टीरिया का, उसको ब्लॉक कर देती हैं. मैनी बैक्टीरिया फॉर एग्जाम्पल मेक अ सेल वॉल टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ. लगभग सभी बैक्टीरिया अपने अंदर प्रोटीन्स, पॉलीसेकेराइड्स, इनकी क्या करते हैं, सेल वॉल बनाते हैं. The antibiotic penicillin block the bacterial process that build the cell wall. तो जो ये पेनिसिलिन हमने एंटीबायोटिक बनाया, फर्स्ट एंटीबायोटिक जो थी जिसको अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बनाया था सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम पर. तो ये जो पेनिसिलिन होती है, जो खुद एक फंगस से हमें प्राप्त होती है, ये पेनिसिलिन क्या करती है, बैक्टीरिया के अंदर सेल वॉल के फॉर्मेशन को बहुत कम कर देती है या रोक देती है. एज अ रिजल्ट द ग्रोविंग बैक्टीरिया बिकम अनेबल टू मेक सेल वॉल. और इसके कारण जो बैक्टीरिया है वो सेल वॉल नहीं बना पाता एंड डाई इजीली, और आसानी से वो मर जाता है. ह्यूमन सेल्स डोंट मेक अ सेल वॉल एनीवे, सो पेनिसिलिन कांट हैव सच एन इफेक्ट ऑन अस. अब आपके प्रश्न ये घूमना चाहिए कि जो हमने ड्रग ली एंटीबायोटिक के फॉर्म में, वो हमारी बॉडी के ऊपर नेगेटिव हार्म क्यों नहीं पहुंचाती. तो वो क्यों नहीं पहुंचाती है, क्योंकि एक्चुअली में उसका वर्क है सेल वॉल के जो फॉर्मेशन है उसको इनहिबिट करना. ह्यूमन सेल्स जो है सेल वॉल बनाती ही नहीं है, इसीलिए एंटीबायोटिक का साइड इफेक्ट ह्यूमन सेल्स पे नहीं आता. पेनिसिलिन विल हैव दिस इफेक्ट ऑन एनी बैक्टीरिया दैट यूज सच प्रोसेस फॉर मेकिंग सेल वॉल. अब पेनिसिलिन जो दवा है वो उन बैक्टीरिया पे वर्क करेगी जो बैक्टीरिया सेल वॉल बनाते हैं. सिमिलरली मैनी एंटीबायोटिक वर्क अगेंस्ट मैनी स्पीशीज ऑफ बैक्टीरिया रादर देन सिंपल वर्किंग अगेंस्ट वन. तो इसीलिए अलग अलग जो है स्पीशीज जो है बैक्टीरिया की, उनके लिए अलग अलग जो है एंटीबायोटिक्स बनाए गए हैं. बट वायरसेस डू नॉट यूज़ दीज पाथवेज. लेकिन वायरसेस क्या होते हैं, इन पाथवेज को यूज़ नहीं करते, वो सेल वॉल नहीं बनाते. एंड दैट इज़ द रीज़न वाई एंटीबायोटिक नॉट वर्क अगेंस्ट वायरल इन्फेक्शन. और मोस्ट इंपॉर्टेंट कीजिएगा एग्जाम्स के लिए, यही कारण है कि जो एंटीबायोटिक्स होती हैं वो वायरल इन्फेक्शन में काम नहीं आती. इफ़ वी हैव अ कॉमन कोल्ड, टेकिंग एंटीबायोटिक डज नॉट रिड्यूस द सीवियरिटी ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ द डिजीज़. अगर हमें कॉमन कोल्ड है और हमें डॉक्टर प्रेस्क्राइब करता है एंटीबायोटिक, सजेस्ट करता है एंटीबायोटिक, तो हम एंटीबायोटिक लेकर उस जो डिजीज़ है, कॉमन कोल्ड है, उसको सप्रेस नहीं कर पाते हैं, उसको रोक नहीं पाते हैं. However, if we also get a bacterial infection along with the viral cold, taking antibiotic with help. लेकिन अगर मान लीजिए कि आपको कॉमन कोल्ड के अलावा कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हुआ है और डॉक्टर हमें एंटीबायोटिक प्रेस्क्राइब करे, तो जो हमें कॉमन कोल्ड हुई थी उसके साथ में होने वाला बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो है वो उसके थ्रू क्योर हो पाएगा. इवन देन द एंटीबायोटिक विल वर्क ओनली अगेंस्ट द बैक्टीरियल पार्ट ऑफ द इन्फेक्शन, नॉट ऑन द वायरल इन्फेक्शन. और जो कहने की बात ये है कि जो हमने ड्रग बनाई एंटीबायोटिक, वो सिर्फ बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अगेंस्ट वर्क करेगी, ना कि वायरल इन्फेक्शन के. अब हम देखते हैं मीन्स ऑफ स्प्रेड कि ऐसे कौन से साधन हैं. मीन्स का मतलब होता है साधन या तरीके जिनसे कि ये इन्फेक्शन एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र हो जाते हैं. How do infectious disease spread? Many microbial agents can commonly move from an affected person to somewhere else in variety of ways. क्वेश्चंस बहुत सारे हैं. कैसे इन्फेक्शियस डिजीज़ फैलती हैं? ये इन्फेक्शियस एजेंट एक पर्सन से दूसरे पर्सन या अफेक्टेड पर्सन से अनअफेक्टेड पर्सन तक कैसे पहुंचते हैं. इन अदर वर्ड्स दे कैन बी कम्युनिकेटेड. हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो बीमारियां हैं, जो इन्फेक्शियस डिजीज़ हैं, ये आपस में कम्युनिकेट करती हैं, कम्युनिकेटेड हो जाती हैं. एंड सो आर आल्सो कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीज़. इसीलिए इनको हमने क्या कहा, कम्युनिकेबल डिजीज़. सच डिजीज काजिंग माइक्रोब कैन स्प्रेड थ्रू द एयर. फर्स्ट इसका मीन है एयर. पहला जो साधन है एयर. ये जो बीमारियां फैलेंगी
हवा के माध्यम से फैलेंगी। दिस अकर थ्रू द लिटिल ड्रॉपलेट थ्रोन आउट बाय एन इन्फेक्टेड पर्सन हु स्नीज और कफ। सपोज कीजिए कोई एक बीमारी ग्रसित जो व्यक्ति है वो स्नीज यानी छींके, खांसे, तो उसके मुंह से निकलने वाले छोटे छोटे जो ड्रॉपलेट्स हैं वो एयर के थ्रू किसी भी दूसरे पर्सन को इन्फेक्टेड कर देते हैं। समवन स्टैंडिंग क्लोज बाय कैन ब्रीथ दीज ड्रॉपलेट। जो उसके पास में व्यक्ति खड़ा होगा वो सांस के माध्यम से उन ड्रॉपलेट्स को अपने अंदर ब्रीथ कर लेगा एंड द माइक्रोब गेट अ चांस टू स्टार्ट अ न्यू इन्फेक्शन। और माइक्रोब जो है एक पर्सन को छोड़ के नए पर्सन में नया इन्फेक्शन स्टार्ट करेंगे। एग्जाम्पल्स ऑफ दिस डिजीज स्प्रेड थ्रू द एयर आर द कॉमन कोल्ड। हवा के माध्यम से फैलने वाली पहली बीमारी कॉमन कोल्ड है, दूसरी है न्यूमोनिया, तीसरी है ट्यूबरकुलोसिस। मोस्ट इंपॉर्टेंट कीजिए एग्जाम्स के दृष्टि से कि जो एयर के थ्रू बॉर्न डिजीजेज हैं उनके एग्जाम्पल लिखिए। तो फर्स्ट हो जाएगा आपके लिए न्यूमोनिया, सेकंड हो जाएगा ट्यूबरकुलोसिस और थर्ड हो जाएगा आपके लिए कॉमन कोल्ड। वी ऑल हैव हैड द एक्सपीरियंस ऑफ सिटिंग नियर समवन सफरिंग फ्रॉम अ कोल्ड एंड कैचिंग इट आवरसेल्फ। Obviously, the more crowded our living conditions are, the more likely that such airborne diseases will spread. अब ध्यान रखिए कि जितनी ज़्यादा हम भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाएंगे और क्राउडेड एरियाज में जाएंगे उतने ही चांसेस होंगे हमें एयरबॉर्न डिजीज होने के या कॉमन कोल्ड होने के। डिजीजेज कैन आल्सो बी स्प्रेड थ्रू वाटर। जो डिजीजेज हैं ये पानी के माध्यम से भी फैलती हैं, वाटर के माध्यम से फैलती हैं। द अकर्स इन द एक्सक्रीटा फ्रॉम सफरिंग फ्रॉम एन इन्फेक्शियस गट डिजीज। अब मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है वो बहुत भयंकर इन्फेक्शियस एलिमेंट्री कैनाल के डिजीज से प्रभावित है। गट का मतलब होता है एलिमेंट्री कैनाल। तो वो जैसे ही फेसेस करेगा यानी एक्सक्रीटा बाहर निकालेगा तो अगर कोई दूसरा उस व्यक्ति उस एक्सक्रीटा कांटेक्ट में आता है तो वो बीमारी उस दूसरे पर्सन के अंदर स्टार्ट हो जाएगी। सच एज कॉलेरा, जैसे कि हैजा जो बीमारी होती है, गेट मिक्स विद द ड्रिंकिंग वाटर। जो एक्सक्रीटा होता है वो ड्रिंकिंग वाटर में मिक्स हो जाता है। यूज्ड बाय पीपल, लोग उनको यूज़ करते हैं। लिविंग नियर बाई द कॉलेरा काजिंग माइक्रोब विल एंटर द हेल्दी पर्सन। और इस तरीके से ये जो पैथोजेंस होते हैं, विब्रियो कॉलेरी एक बैक्टीरिया है विब्रियो कॉलेरी जो कॉलेरा फैलाता है, तो विब्रियो कॉलेरी के जो पैथोजन है ह्यूमन की बॉडी में एंटर हो जाते हैं एंड काज डिजीज इन दैम, और उनमें भी जाकर वो डिजीज को क्रिएट करते हैं। सच डिजीज आर मच मोर लाइकली टू स्प्रेड इन द एब्सेंस ऑफ सेफ सप्लाई ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। ऐसी जो बीमारियां होती हैं वो सेल्फ जो डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए वाटर का उसकी कमी के कारण होती हैं। नेक्स्ट द सेक्शुअल एक्ट इज वन ऑफ द क्लोजेस्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट टू पीपल कैन हैव विद ईच अदर। नॉट सरप्राइजिंगली देयर आर माइक्रोबियल इन्फेक्शन सच एज द सिफिलिस और एड्स दैट आर ट्रांसमिटेड बाय सेक्शुअल कॉन्टैक्ट। सबसे पहली बात ये आती है कि जो थर्ड तरीका है, थर्ड मीन है, वो क्या है इन्फेक्शियस डिजीज के फैलने का, वो है सेक्सुअल एक्ट। और दो बीमारियां ऐसी हैं जो सेक्सुअल एक्ट के कारण फैलती है, पहला है सिफिलिस, दूसरा है एड्स। तो सिफिलिस और एड्स दोनों ही बीमारियां सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के कारण ही एक जगह से एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलती है। that are transmitted by sexual contact from one partner to the other. However, such sexually transmitted diseases are not spread by casual physical contact. अब अगर कैजुअल जैसे किसी से हैंडशेक किया जाए, हाथ मिलाया जाए, किसी के साथ में हाथ पकड़ लिया जाए, घूमा जाए, फिरा जाए, गले लगा जाए, तो ये कैजुअल जो कॉन्टैक्ट्स हैं उनके थ्रू ये बीमारियां नहीं ट्रांसफ़र होती हैं। ये बीमारियां ट्रांसफ़र होती है फिजिकल कॉन्टैक्ट के थ्रू, ब्लड टू ब्लड कॉन्टैक्ट के थ्रू। However, so sexually transmitted casual physical contacts include handshake और hug। हैंडशेक यानी हाथ मिलाना, हग यानी गले लगना, स्पोर्ट्स जैसे कि रेसलिंग यानी कुश्ती लड़ना। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये हमारी नॉर्मल उसके अंदर आती हैं और इनकी वजह से ये बीमारियाँ नहीं फैलती। Other than the sexual contact, the virus causing AIDS can also spread through blood-to-blood contact with infected people or from an infected mother to her baby during pregnancy of the first breastfeeding। अब क्या होता है कि जो एड्स है, इन्फेक्शियस डिजीज़ है, उसके अंदर एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ये बीमारी फैलती है। इवन उन पेशेंट्स में भी फैलती है जिनमें कि क्या होता है कि जो मदर है वो प्रेग्नेंट होते समय ही एड्स वायरस से ग्रसित है, जबकि उसका बच्चा पैदा होगा तो वो भी एड्स वायरस से ग्रसित पैदा ही होगा। नेक्स्ट उसके बाद जो हम देख रहे हैं वो ये है कि We live in an environment that is full of many other creature। हम जिस एनवायरमेंट पे रहते हैं हमारे अलावा भी उसमें बहुत सारे जीव जंतु हैं। क्रिएचर का मतलब जीव जंतु। अपार्ट फ्रॉम अस इट इज़ इनवाइटेबल दैट मैनी डिजीजेज विल बी ट्रांसमिटेड बाय अदर एनिमल। और तो ये भी बात सही है कि बहुत सारे ऐसे डिजीजेज हैं जो हमारी बॉडी में अदर एनिमल्स के थ्रू फैलती हैं। फ्रॉम अ सिक पर्सन टू अनदर पर्सन लिस्ट होस्ट। और सिक पर्सन यानी बीमार व्यक्ति से निकलकर किसी दूसरे पर्सन को इफेक्ट करती है।
These animals are those the intermediaries and are called vector। और ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो इंटरमीडिएटरीज या फिर क्या कहलाते हैं, जो हैं वेक्टर्स कहलाते हैं। नेक्स्ट उसके बाद में हम बात करते हैं द कॉमनेस्ट वेक्टर वी ऑल नो आर मॉस्किटोज। जो कॉमन वेक्टर है वो है मॉस्किटो, जिसके कारण मलेरिया की बीमारी फैलती है। इन मैनी स्पीशीज मॉस्किटो फीमेल नीड हाईली न्यूट्रिशियस फूड। इन जो फीमेल्स है मच्छरों की, एम्फीबियंस की, जो आपने ये एनाफिलीज जो मॉस्किटो है उसकी फीमेल को एग ले करने के लिए बहुत ज़्यादा न्यूट्रिटिव फूड की आवश्यकता होती है। मॉस्किटोज फीड ऑन मैनी वार्म ब्लडेड एनिमल। तो जितने भी वार्म ब्लडेड एनिमल हैं उनके थ्रू ब्लड को सब करते हैं मॉस्किटो, इंक्लूडिंग अस। इन दिस वे दे कैन ट्रांसफर डिजीज फ्रॉम पेरेंट टू पर्सन टू पर्सन। और इस तरीके से वो एक पर्सन से दूसरी पर्सन में बीमारी का कारण बनते हैं और वो कहलाते हैं वेक्टर ऑफ मलेरिया। ऑर्गन स्पेसिफिक एंड टिश्यू स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन का मतलब रूपांतरण या बदलाव। द डिजीज काजिंग माइक्रोब एंटर द बॉडी थ्रू दीज डिफरेंट मीन्स। इन 3 तरीकों या 4 तरीकों से वो हमारी बॉडी में एंटर हो गया। वेयर डू दे गो देन। तो जैसे ही शरीर में एंटर हुआ, शरीर में से गया कहाँ, क्योंकि बॉडी जो है वो बहुत बड़ी होती है। द बॉडी इज़ वेरी लार्ज व्हेन कंपेयर टू द माइक्रोब, सो देर आर मैनी पॉसिबल चांस ऑर्गन और टिश्यू वेयर दे कुड गो। तो ऐसे बहुत सारे चांसेस हैं, बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, टिश्यूज़ हैं जहाँ वो पैथोजन जाकर छिप सकता है। Where they could go, do all microbes go the same tissue or organ or do they different ones? इसको समझने से पहले हमें उत्तर देखना होगा कि क्या सारे माइक्रोब एक ही जगह जाते हैं या फिर बॉडी के अलग अलग पार्ट्स को प्रभावित करते हैं। Different species of microbes seems to have evolved of home in a different part of the body। इवोल्यूशन के दौरान जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो बॉडी के अलग अलग पार्ट को अपना घर बनाते हैं। The body is very large when in part this section is connected to their point of entry। और हम ये कह सकते हैं कि जहाँ वो घर बनाएंगे वो जो सेक्शन है उनकी पॉइंट ऑफ एंट्री से कनेक्टेड होगा। इफ़ दे एंटर फ्रॉम द एयर वाया द नोज। अगर वो एयर से आके नोज के द्वारा एंटर होते हैं, दे आर लाइकली टू गो टू द लंग्स। तो वो फाइनली कहाँ पर जाएंगे, लंग्स तक जाएंगे। दिस इज सीन इन द बैक्टीरियल जो है कॉजिंग ट्यूबरकुलोसिस। ऐसा हमें किस में देखने को मिला, बैक्टीरिया से ग्रसित होने वाली ट्यूबरकुलोसिस जो बीमारी है उसमें। डिफरेंट स्पीशीज ऑफ माइक्रोब सीम्स टू हैव इवॉल्व टू, ये हो ही गया। नेक्स्ट उसके बाद में है इफ़ दे एंटर द माउथ। अगर वो माउथ से एंटर करते हैं, दे कैन स्टे इन द गट। तो वो एलिमेंट्री कैनाल में स्टे करेंगे। जैसे कि कौन होता है, टाइफाइड कॉजिंग बैक्टीरिया होता है। और दे कैन गो टू द लीवर लाइक द वायरसेस दैट काजेज जॉन्डिस। अगर वो जॉन्डिस के हैं तो वो सीधे कहाँ जाएंगे, लीवर के अंदर, क्योंकि जो जॉन्डिस बीमारी है उसमें हमारा लीवर ही प्रभावित होता है। ये कॉमन मेथड्स ऑफ ट्रांसमिशन डिजीज़ के बता रख सकते हैं, जैसे कि ये सेक्सुअल कांटेक्ट है, बाय एयर है, इनडायरेक्ट मेथड है, फूड के थ्रू है, मॉस्किटो बाइट के थ्रू है। तो इनके सबके थ्रू इन्फेक्टेड पर्सन से जो हमारा इन्फेक्शन है वो हेल्दी पर्सन में ट्रांसफ़र हो सकता है। But this need not always be case, as infections like HIV that comes into the body via the sexual organ will spread to lymph node all over the body। ये जो एड्स है ये सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू एक बॉडी में आता है और लिम्फ नोड के माध्यम से सारे के सारे शरीर में फैल जाता है। मलेरिया काजिंग माइक्रोब एंटरिंग थ्रू मॉस्किटो बाइट विल गो टू द लीवर एंड देन टू रेड ब्लड सेल। जो मलेरिया जो हमारी बीमारी है उसका जो वायरस है या पैथोजन है वो हमारी बॉडी में एंट्री करता है और बॉडी में एंट्री करने के बाद में क्या होता है उसका कि वो लीवर में जाता है, वहाँ से वो रेड ब्लड सेल्स में जाता है। द वायरस काजिंग जापानीज एंसेफेलाइटिस और ब्रेन फीवर। इंपॉर्टेंट कीजिए, जापानीज एंसेफेलाइटिस का जो मतलब है वो मतलब है ब्रेन फीवर। तो जो जापानी एंसेफेलाइटिस है विल सिमिलरली एंटर थ्रू अ मॉस्किटो बाइट। ये भी मॉस्किटो बाइट के थ्रू अंदर आता है, बट इट गोज ऑन टू इन्फेक्ट द ब्रेन। और ये कहाँ जाता है, ये सीधा ब्रेन में पहुँचता है जहाँ पर इसको प्रभाव दिखाना है। द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ अ डिजीज विल डिपेंड ऑन द टिश्यू और ऑर्गन विच द माइक्रोब टारगेट। अब हमें साइन कैसे दिखेंगे, लक्षण कैसे दिखेंगे, तो वो लक्षण हमें दबंग माइक्रोब जो है माइक्रो ऑर्गन कोई होस्ट है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो साइन और सिम्टम्स हैं वो बताएगा, माइक्रोब भी बताएगा कि वो ऑर्गन बताएगा कि उस माइक्रोब ने कौन से ऑर्गन को प्रभावित किया है। इफ़ द लंग्स आर द टारगेट देन सिम्टम विल बी कफ एंड ब्रीथलेसनेस। अंडरलाइन कीजिए, अगर जो ये टारगेट टिश्यू है वो क्या है, लंग्स है,
तो लंग्स में क्या होगा कि जो है कफ यानी खांसी होगी और ब्रीथलेसनेस, सांस लेने में तकलीफ होगी। इफ़ द लीवर इज टारगेट, अगर लीवर टारगेट है देयर विल बी जॉन्डिस, तो जॉन्डिस होगा। इफ़ द ब्रेन इज टारगेट वी विल ऑब्जर्व हेडेक, वॉमिटिंग, फिट्स, तो हमें हेडेक, वॉमिटिंग और फिट्स यानी कि मतलब ऐंठन आएंगी, मिर्गी के दौरे आएंगे और अनकॉन्शियस हो सकता है, हम बेहोश हो जाएं। वी कैन इमेजिन दैट द सिम्टम्स एंड साइंस ऑफ एन इन्फेक्शन विल बी, वी नो व्हाट द टारगेट टिश्यू, तो इससे ये जाहिर होता है कि सिम्टम्स देखकर ही हम टारगेट टिश्यू का अंदाज़ा लगा सकते हैं। एंड द फंक्शन सो दैट आर कैरिड आउट बाय दिस टिश्यू और ऑर्गन, और उन टिश्यूज़ और ऑर्गन्स के थ्रू होने वाले फंक्शंस को भी हम पता लगा सकते हैं। In addition to these tissue-specific effect or infectious agent, there will be other common effect too. Most of those common effects depend on the fact that the body immune system is activated or responsive infection. अब इतनी सारी चर्चा करने के बाद में ये बात आती है कि फिर भी ये जो मतलब रोग हैं ये बहुत ज़्यादा ही हमारे लिए घातक है, तो इनको जो है रोकने के लिए क्या किया जाए, तो इनको रोकने के लिए क्या हो सकता है, इम्यून सिस्टम की हेल्प ली जा सकती है। एन इफेक्टिव इम्यून सिस्टम रिक्रूट मैनी सेल, जो इम्यून रिस्पॉन्स होते हैं, इफेक्टिव होते हैं, वो जो टिश्यू और सेल डैमेज हो चुकी है उसको वापस से रिक्रूट कर देते हैं, सही कर देते हैं, एंड अदर डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स को भी जिंदा कर देते हैं। दिस रिक्रूटमेंट प्रोसेस इज कॉल्ड, सॉरी जिंदा नहीं, मार देते हैं। दिस रिक्रूटमेंट प्रोसेस इज कॉल्ड इन्फ्लामेशन, और जब हमारा इम्यून सिस्टम किसी भी इन्फेक्शन को ख़त्म करता है तो जो प्रोसेस होती है उसको कहते हैं इन्फ्लामेशन। एज अ पार्ट ऑफ दिस प्रोसेस देर आर लोकल इफेक्ट्स सच एज द स्वेलिंग, और इन्फ्लामेशन में क्या आती है, सूजन आती है, दर्द होता है, जनरल इफेक्ट्स सच एज द फीवर, और फाइनली क्या आ जाती है, बुखार। तो बुखार का आना बुरा नहीं है, इवन हमारी बॉडी के अंदर माइक्रोब्स क्या कर रहे हैं, फाइट मैकेनिज्म करते हैं, जिसके कारण बुखार आ जाती है। इन सम केसेज द टिश्यू स्पेसिफिसिटी ऑफ द इन्फेक्शन लीड टू वेरी जनरल सीमिंग इफेक्ट। फॉर एग्जाम्पल इन HIV इन्फेक्शन द वायरस गोज टू द इम्यून सिस्टम। जो HIV इन्फेक्शन होता है, एड्स का इन्फेक्शन होता है, उसमें वायरस सीधा कहाँ जाता है, इम्यून सिस्टम में जाता है, एंड डैमेज इट्स functions. The many of the effect of HIV AIDS are become the body can no longer fight off the many minor infection, और इम्यून सिस्टम में जाकर वहाँ पर हर एक छोटी छोटी गड़बड़ी पैदा करता है और इस तरीके से हमारी बॉडी को इनकैपेबल बना देता है कि वो छोटा सा छोटा भी इन्फेक्शन सहन कर पाए। इंस्टीड एवरी स्मॉल कोल्ड एंड कैन बिकम न्यूमोनिया, और अगर किसी एड्स पेशेंट को छोटा सा हल्का सा स्मॉल कोल्ड हो जाए तो वो भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, न्यूमोनिया में। सिमिलरली अ माइनर गट इन्फेक्शन कैन प्रोड्यूस अ मेजर डायरिया, छोटा मोटा एलिमेंट्री कैनाल का इन्फेक्शन भी क्या बन जाएगा, डायरिया का कारण बन जाएगा, जिसमें ब्लड लॉस भी होगा। अल्टीमेटली इट इज़ द अदर इन्फेक्शन दैट कैन पीपल सफरिंग फ्रॉम HIV एड्स। तो इस तरीके से अदर पीपल भी इससे प्रभावित होते हैं। नेक्स्ट उसके बाद में अगर हम देखें, तो नेक्स्ट अगर हम देखेंगे उसके बाद की बात करेंगे, तो उसके बाद की बात में क्या होगा कि हम ये कह रहे हैं कि जो है HIV एड्स के अंदर क्या होता है कि इस तरीके से दूसरे ऑर्गेनिजम्स भी बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं और उनके सफ़र करने के कारण ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। इट इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट द सीवियरिटी ऑफ डिजीज मैनिफेस्टेशन डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ माइक्रोब। बीमारी कितनी खतरनाक होगी ये नंबर ऑफ माइक्रोब पे डिपेंड करेगा। इफ़ द नंबर ऑफ माइक्रोब इज़ वेरी स्मॉल, अगर नंबर कम है, डिजीज़ मैनिफेस्टेशन में भी माइनर, तो डिजीज़ के प्रभाव भी कैसे होंगे, माइनर या अननोटिस, जिनको हम नोटिस भी नहीं कर पाएंगे। बट इफ़ द माइक्रोब इज इन द सेम माइक्रोब लार्ज, द डिजीज़ कैन बी सीवियर इनफ टू बी लाइफ थ्रेटनिंग। लेकिन माइक्रोब्स का नंबर जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, डिजीज़ जो है उतनी ही हमारे लिए जानलेवा होती जाएगी। नेक्स्ट उसके बाद द इम्यून सिस्टम इज़ अ मेजर फैक्टर दैट डिटरमाइन द नंबर ऑफ द माइक्रोब। तो नंबर ऑफ माइक्रोब को चेक करने का काम किसको दे रखा है, इम्यून सिस्टम को। एंड वी शैल लुक इनटू द एस्पेक्ट ऑफ लिटिल लेटर इन दिस चैप्टर। हम इम्यून सिस्टम को इसी चैप्टर में थोड़ा आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट कैसे करें, व्हाट आर द स्टेप्स टेकन बाय योर फैमिली व्हेन यू फॉल सिक। जब आप बीमार होते हैं तो आपका परिवार क्या कदम उठाता है। हैव यू एवर थॉट व्हाई यू सम टाइम फील बेटर। क्या आपने सोचा कि कभी कभी हम इतनी जल्दी कैसे ठीक हो जाते हैं जब हम थोड़ी देर के लिए सो जाते हैं। व्हाट डज द ट्रीटमेंट इन्वॉल्व मेडिसिन, और जो ट्रीटमेंट है उसमें कब मेडिसिन का उपयोग किया जाता है। बेस्ड ऑन व्हाट वी हैव लर्न सो फॉर, जो हमने पीछे सीखा इस चैप्टर से, इट वुड अपीयर दैट देयर आर 2 वे टू ट्रीट एन इन्फेक्शियस डिजीज। तो जितना हमने पढ़ा उसके बेसिस पे हम बता सकते हैं कि किसी भी इन्फेक्शियस डिजीज को सही करने के कितने उपाय हो सकते हैं, 2 उपाय हो सकते हैं।
वी कैन कंजर्व आवर एनर्जी, जिससे कि हम अपनी एनर्जी को क्या कर सकें, संरक्षित कर सकें। दिस विल इनेबल अस टू हैव मोर ऑफ इट अवेलेबल फोकस ऑन हीलिंग। तो इस कारण से हम क्या कर पाएंगे, अपनी जो बॉडी की हीलिंग है, यानी बॉडी के अंदर जो घाव पैदा हुए हैं, दर्द हुआ है, उसको हील कर पाएंगे, भर पाएंगे। बट दिस काइंड ऑफ सिम्टम डायरेक्टेड ट्रीटमेंट बाय इटसेल्फ विल नॉट मेक द इन्फेक्शन क्योर्ड। लेकिन अगर हम सिम्टम्स के ऊपर आधारित होकर इलाज करेंगे तो वो प्रॉपरली क्योर नहीं होगा। फॉर दैट वी नीड टू बी एबल टू किल ऑफ द माइक्रोब। हमें किसको खत्म करना पड़ेगा, माइक्रोब को। हाउ डू वी किल माइक्रोब, हम माइक्रोब को कैसे खत्म कर सकते हैं। वन वे इज टू द यूज मेडिसिन दैट किल माइक्रोब। पहला हो सकता है कि हम कोई ऐसी मेडिसिन काम में लें जो माइक्रोब को किल करे। वी हैव सीन अर्लियर दैट माइक्रोब कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट कैटेगरी लाइक वायरसेस, बैक्टीरिया, फंगी, एक्सेट्रा, प्रोटोजोन्स. They are viruses, bacteria, fungi and protozoan. Each of this group of organism will have some essential biochemical life process. ये जो सब एक ग्रुप है, ये वास्तव में अपने अंदर स्पेशल प्रकार की बायोकेमिकल पाथवेज रखते हैं। नेक्स्ट उसके बाद में नॉट शेयर विद द अदर ग्रुप, और ये जो विशेषताएं होती हैं बहुत पेक्युलर होती हैं, अदर ग्रुप्स के थ्रू शेयर नहीं की जाती। दीज प्रोसेस में बी पाथवे फॉर द सिंथेसिस ऑफ न्यू सब्सटेंस और रेस्पिरेशन। और इस तरीके से कोई भी सेल जो है वो रेस्पिरेशन के लिए सब्सटेंस बनाने में मतलब कैपेबल हो जाती है। दिस पाथवे विल नॉट बी यूज बाय अस आइदर। फॉर एग्जांपल आवर सेल्स में मेक न्यू सब्सटेंस बाय अ मैकेनिज्म डिफरेंट फ्रॉम दैट यूज बाय बैक्टीरिया। हमारी जो सेल है वो नए पदार्थ बनाने के लिए इस प्रक्रिया का उपयोग नहीं करती, वो जो है दूसरी प्रकार की होती है, और बैक्टीरिया में जो प्रोसेस होती है उनसे थोड़ी डिफरेंट होती है। वी हैव टू फाइंड अ ड्रग दैट ब्लॉक्स द बैक्टीरियल सिंथेसिस पाथवे विदाउट अफेक्टिंग आवर ओन। हमने ऐसे कई प्रकार की दवाइयाँ देखी हैं जो कि उस पर्टिकुलर पैथोजन के बायोकेमिकल पाथवे को स्टॉप करती हैं विदाउट अफेक्टिंग अस, हमें प्रभाव नहीं पहुंचाते। दिस इज व्हाट इज द अचीव बाय द एंटीबायोटिक। ऐसा किसके द्वारा किया गया, एंटीबायोटिक्स के द्वारा किया गया। सिमिलरली देयर आर ड्रग दैट किल प्रोटोजन सच एज द मलेरियल पैरासाइट। आजकल ऐसी भी दवाएं आ गई हैं जो कि मलेरियल पैरासाइट को खत्म कर सकती हैं। वन रीजन वाई मेकिंग एंटीवायरल मेडिसिन हार्डर देन मेकिंग एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन। इंपॉर्टेंट कीजिएगा, ये क्वेश्चन आता है कि ऐसा क्यों है कि एंटीवायरल ड्रग बनाना बहुत मुश्किल है इन कंपेयर टू एंटीबैक्टीरियल दवाइयाँ बनाने के। इज दैट वायरसेज हैव फ्यू बायोकेमिकल मैकेनिज्म। इसका कारण है कि जो वायरसेज होती है उनके पास में बहुत कम मैकेनिकल जो है बायोकेमिकल मैकेनिज्म होती हैं। दे एंटर आवर सेल, वो हमारी सेल में एंटर करते हैं, मशीनरी को कैप्चर करते हैं। दिस मीन्स दैट देयर आर रिलेटिवली फ्यू वायरसेज स्पेसिफिक टारगेट। तो इसका मतलब हुआ कि वायरस के अंदर बहुत कम ही टारगेट्स होते हैं टू एम इट, ताकि हम उसको अपना मुद्दा बना सकें। डिस्पाइट दिस लिमिटेशन देयर आर नाउ इफेक्टिव एंटीवायरल ड्रग। इस डिस्कशन के विपरीत जाकर आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा एंटी वायरल ड्रग बन चुकी हैं। फॉर एग्जांपल द ड्रग दैट कीप HIV इन्फेक्शन अंडर कंट्रोल। आजकल ऐसी भी दवा बन चुकी है जो HIV इन्फेक्शन को बढ़ने से रोक कर जो संक्रमण हो चुके हैं उन्हीं तक रोके रखती है। प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन की बात करें कि हम बीमारी को रोकना चाहते हैं तो कैसे रोकें। ऑल ऑफ व्हाट वी हैव टॉक अबाउट सो फार देन डील विद हाउ टू गेट रिड ऑफ इन्फेक्शन। अभी तक हमने सारी बात ये की कि एक इन्फेक्शन से हम कैसे छुटकारा पाएँ, कैसे बचें उससे। तो उससे बचने की अगर बात की जाए तो बचने की बात इस तरीके से होगी, द नंबर ऑफ द जो हमें बचना होगा तो बचना इस तरीके से होगा कि the second is, but there are all of what we have talked about so far deal with how to get rid of infection in someone who has the disease, but there are 3 limitations of this approach. हमें सबसे पहले क्या करना है, 3 जो लिमिटेशंस हैं उनके ऊपर बात करनी पड़ेगी ताकि हम इन्फेक्शियस डिजीज़ के साथ में डील कर सकें। द फर्स्ट इज़ दैट वन समवन हैज़ अ डिजीज़ देयर बॉडी फंक्शन आर डैमेज। अगर किसी को डिजीज़ होती है तो उसके बॉडी फंक्शंस क्या हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं। एंड मे नेवर रिकवर कम्प्लीटली, और जो फंक्शंस डैमेज हुए वो कम्प्लीटली रिकवर नहीं हो पाते। द सेकेंड इज़ दैट जो ट्रीटमेंट विल टेक टाइम। सेकेंड ये प्रोसेस है कि जो ट्रीटमेंट होगा उसमें टाइम लगेगा, विच मीन दैट समवन सफरिंग फ्रॉम अ डिजीज़ इज लाइकली टू बी बैड रिडन फॉर सम टाइम। मतलब अगर किसी को इन्फेक्शन हुआ तो उसको बिस्तर पर पड़े रहना होगा कुछ समय तक के लिए। इवन इफ वी कैन
गिव प्रॉपर ट्रीटमेंट, चाहे हम उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट दे दें फिर भी उसको बेड रेस्ट लेना ही होगा। द थर्ड इज दैट द पर्सन सफरिंग फ्रॉम एन इन्फेक्शन डिजीज कैन सर्व एज द सोर्स फ्रॉम वेयर द इन्फेक्शन में स्प्रेड टू अदर पीपल। और तीसरा अप्रोच ये है कि अगर किसी पर्सन में इन्फेक्शन फैल गया तो वो दूसरे लोगों के लिए इन्फेक्शन का कारण बन जाता है। दिस लीड टू द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द अबव डिफिकल्टी, और इस तरीके से ये जो डिफिकल्टीज हैं वो मल्टीप्लाई होती जाती हैं। इट इज़ द बिकॉज ऑफ सच रीजंस दैट प्रिवेंशन डिजीज इज बेटर देन क्योर, और यही कारण है कि इस प्रकार की बीमारियों का प्रिवेंशन ही बेटर है इन कंपेयर टू देयर क्योर। हाउ कैन वी प्रिवेंट डिजीज, हम प्रिवेंट कैसे करें? देर आर टू वे, दो प्रकार है। वन जनरल है, एक मतलब एक सामान्य सा है, वन स्पेसिफिक, एक विशिष्ट है। द जनरल वे ऑफ प्रिवेंटिंग इन्फेक्शन मोस्टली रिलेट टू प्रिवेंटिंग एक्सपोजर। जनरल तरीका तो यही कहता है कि हम उन पैथोजेंस के कॉन्टैक्ट में ना जाएं, एक्सपोजर में ना जाएं। हाउ कैन वी प्रिवेंट एक्सपोजर इन्फेक्शियस माइक्रोब्स, तो हम एक्सपोजर से कैसे बचें? इफ वी लुक एट द मीन ऑफ देयर स्प्रेडिंग वी कैन गेट सम ईजी आंसर। अगर हम उनके फैलने के तरीकों के देखें तो हमें आंसर मिल जाएगा। फॉर एयरबॉर्न माइक्रोब वी कैन प्रिवेंट एक्सपोजर बाय प्रोवाइडिंग लिविंग कंडीशन दैट आर नॉट ओवरक्राउडेड। अगर हमें एयरबॉर्न डिजीज से बचना है तो हमें ओवरक्राउडेड एरियाज को जो है दूर रखना होगा, उनसे बचना होगा। फॉर वाटरबॉर्न माइक्रोब वी कैन प्रिवेंट एक्सपोजर बाय प्रोवाइडिंग सेफ ड्रिंकिंग वाटर। अगर हमें वाटरबॉर्न डिजीज से बचना है तो हमें सेफ ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करना होगा। दिस कैन बी डन बाय ट्रीटिंग द वाटर टू किल एनी माइक्रोबियल कंटामिनेशन, और इसके लिए हमें जो वाटर है उसको कंटामिनेशन से बचाना होगा। फॉर वाटरबॉर्न इन्फेक्शन वी कैन प्रोवाइड क्लीन एनवायरमेंट। वेक्टर बॉर्न डिजीज जो है, जैसे कि मॉस्किटो से जो डिजीज होती है, उसके लिए हमें एनवायरमेंट को क्लीन रखना होगा। दिस वुड नॉट एग्जाम्पल अलाउ मॉस्किटो ब्रीडिंग, और हमें एनवायरमेंट के अंदर मॉस्किटो ब्रीडिंग को रोकना होगा। इन अदर वर्ड्स पब्लिक हाइजीन इज वन बेसिक की, और दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि जो पब्लिक हाइजीन है यानी कि सामुदायिक स्वच्छता है वो इसका मुख्य कारण बन सकती है। नेक्स्ट उसके बाद में कहें कि हम जो प्रिवेंशन और कैसे कर सकते हैं, तो प्रिवेंशन जो है बेसिक की बन सकता है। कैसे बन सकता है उसके ऊपर हम बात करते हैं। दिस वुड नॉट फॉर एग्जाम्पल अलाउ मॉस्किटो ब्रीडिंग। इन अदर वर्ड पब्लिक हाइजीन इज द बेस्ट की टू द प्रिवेंशन ऑफ द इन्फेक्शियस डिजीज। तो इस तरीके से हम इन चीज़ों को लगाकर किसी भी बीमारी को प्रिवेंट कर सकते हैं। इन एडिशन टू दीज इशूज दैट रिलेट टू द एनवायरमेंट देयर आर सम अदर जनरल प्रिंसिपल टू प्रिवेंट इन्फेक्शन डिजीज। टू अप्रोशिएट या अप्रिशिएट दीज प्रिंसिपल्स लेट अस आस्क क्वेश्चन वी हैव नॉट लुक्ड एट सो फार। नॉर्मली वी आर फेस्ड विद इन्फेक्शंस एवरी डे। हमें जनरली रोजाना के दौरान इन्फेक्शंस होते हैं। इफ समवन इज सफरिंग फ्रॉम कोल्ड एंड कफ इन क्लास इट इज लाइकली दैट द चिल्ड्रन सिटिंग अराउंड विल बी एक्सपोज टू द इन्फेक्शन, बट ऑल ऑफ देम डू नॉट एक्चुअली सफर फ्रॉम द डिजीज। बाय नॉट, हमारे सामने क्वेश्चन है कि अगर मान लीजिए क्लास के अंदर कितनी ओवर क्राउडिंग होती है, उसमें कोई ना कोई स्टूडेंट तो जनरल कॉमन कोल्ड से प्रभावित रहता है, पर क्या सारे के सारे बच्चे कॉमन कोल्ड से प्रभावित हो जाते हैं? दिस इज बिकॉज द इम्यून सिस्टम ऑफ आवर बॉडी इज नॉर्मली फाइटिंग ऑफ माइक्रोब। ऐसा नहीं होता, सभी के सभी जो बच्चे हैं वो कॉमन कोल्ड से प्रभावित नहीं होते। कारण ये है हमारा इम्यून सिस्टम। हमारा इम्यून सिस्टम जो है उससे उसकी प्रोटेक्शन करता है। These cells go into the we have cells that is specialized to killing infection microbe। हमारे पास में WBC वाइट ब्लड सेल्स हैं जो इन इन्फेक्शंस के प्रति जाकर किलिंग का काम करती हैं। These cells go into action, और ये सेल्स जो है एक्शन करती हैं, एंड जब ये एक्शन करेंगी तब भी इन्फेक्शन माइक्रोब्स एंटर होंगे, तब ही वो इन्फेक्शन का जो है उसको किल करने का काम करेंगी। इफ़ दे आर सक्सेसफुल, अगर वो सक्सेसफुल हो जाती हैं तो हमें कोई भी प्रकार की बीमारी नहीं होती। द इम्यून सेल मैनेज टू कीप ऑफ द इन्फेक्शन लॉन्ग बिफोर द एज्यूम्ड मेजर ऑफ द इन्फेक्टिंग माइक्रोब्स इज कंट्रोल्ड। जो इम्यून सेल्स हैं वो किसी भी बीमारी को जो है ज़्यादा फैलने से रोकने में हमारी हेल्प करती है। द मैनिफेस्टेशंस ऑफ डिजीज विल बी माइनर। इस तरीके से मैनिफेस्टेशन जो होते हैं, रूपांतरण जो होते हैं वो बहुत कम होते हैं। इन अदर वर्ड बिकमिंग एक्सपोज टू एन इन्फेक्शन विद एंड इन्फेक्शस माइक्रोब डज नॉट नेसेसरी टू मीन डेवलपिंग नोटिसेबल डिजीजेज। ये कारण नहीं है कि अगर हम इन्फेक्शन के कांटेक्ट में आए तो हमें नोटिस करने लायक कोई उस बीमारी के साइन या सिम्टम्स हमारी बॉडी में आएंगे। सो वन वे टू लुकिंग एट सीवियर इन्फेक्शन डिजीज इज दैट इट रिप्रेजेंट अ लैक ऑफ सक्सेस ऑफ द इम्यून सिस्टम। तो अगर आपको कोई बीमारी दिखाई देती है किसी पेशेंट में सीवियर प्रकार की, तो आप एक कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं कि उस व्यक्ति का इम्यून सिस्टम जो है वो बहुत ही ज़्यादा वीक है, जिसके कारण उसके अंदर बीमारियाँ फैलती जा रही हैं। The functioning of the immune system, like any other system in our body, will not be good if proper and sufficient nourishment and food is not available। अगर हमें नरिशमेंट और फूड की प्राप्ति नहीं हुई तो हमारा इम्यून सिस्टम भी अदर ऑर्गन सिस्टम्स की तरह वर्क नहीं करता।
Therefore, the second basic principle of prevention on infection disease is the availability of proper and sufficient food for everyone. तो अगर हमें प्रिवेंशन करना है तो प्रत्येक व्यक्ति को प्रॉपर जो है फूड प्रोवाइड करना होगा, नरिशमेंट प्रोवाइड करना होगा. These are the general way of preventing infection. तो ये सारे जो थे सामान्य तरीके थे. What are the specific way? स्पेशल क्या होता है? They relate to peculiar property of immune system that usually fight off microbial infection. जो स्पेसिफिक तरीका है वो इम्यून सिस्टम से जुड़ा है और इम्यून सिस्टम क्या करता है? माइक्रोबियल इन्फेक्शन के प्रति फाइटिंग करता है. लेट अस साइट एन एग्जांपल टू ट्राई एंड अंडरस्टैंड द प्रॉपर्टी. इस प्रॉपर्टी को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेकर बात करते हैं. दीज डेज आजकल देयर इज नो स्मॉल पॉक्स एवरीवेयर इन द वर्ल्ड. पूरे विश्व में कहीं पर भी स्मॉल पॉक्स या चेचक आपको दिखाई नहीं देता. बट एज रिसेंटली एज 100 ईयर अगो स्मॉल पॉक्स एपिडेमिक वर नॉट एट ऑल अनकॉमन. लेकिन 100 साल पहले की बात करें तो स्मॉल पॉक्स जो थी वो एपिडेमिक के रूप में थी, महामारी के रूप में थी, जो एक समाज से दूसरे समाज में फैलती जा रही थी. इन सच एन एपिडेमिक पीपल यूज टू बी वेरी अफ्रेड टू कमिंग नियर समवन. और ऐसी महामारी में लोग एक दूसरे के पास में आने से भी डरने लगे थे. सिंस दे वर अफ्रेड टू कैचिंग द डिजीज, क्योंकि उनको डर था कि कहीं उनको भी वो बीमारी ना लग जाए. हाउएवर देयर वाज वन ग्रुप ऑफ पीपल हु डिड नॉट हैव दिस फियर. लेकिन वहाँ पर एक ग्रुप ऐसा भी था जिनको ये डर नहीं था कि वो अगर लोगों के पास में जाएंगे तो बीमारी उनमें फैलेगी. दीज पीपल वुड प्रोवाइड नर्सिंग केयर. तो इन लोगों के ग्रुप ने क्या किया? पेशेंट्स को नर्सिंग केयर दी, उनकी सेवा की. फॉर द विक्टिम्स ऑफ द स्मॉल पॉक्स, जो कि स्मॉल पॉक्स के विक्टिम यानी शिकार थे, उनकी सेवा की. दिस वाज द ग्रुप ऑफ पीपल हु हैड स्मॉल पॉक्स अर्लियर. ये ग्रुप और कोई नहीं, वही ग्रुप था जिनको पहले स्मॉल पॉक्स हो चुका था. एंड सर्वाइव इट, और वो इस बीमारी में सर्वाइव कर चुके थे. आल्दो विद अ लॉट ऑफ कैरिंग. इन अदर वर्ड्स, इफ यू हैड स्मॉल पॉक्स वन, अलग शब्दों में बात करें तो अगर हमें जीवन में एक बार स्मॉल पॉक्स हुआ, देयर वाज नो चांस टू सफरिंग फ्रॉम इट अगेन. तो चांस ही नहीं है कि हम दोबारा से इसे सफ़र करेंगे. सो हैविंग द डिजीज वंस वाज मीन्स ऑफ प्रिवेंटिंग सब्सिक्वेंट अटैक ऑफ द सेम डिजीज. तो अगर एक बार कोई बीमारी होती है तो हमारा सिस्टम जो है, इम्यून सिस्टम, वो सब्सिक्वेंट अटैक्स को रोक देता है. दिस हैपन बिकॉज व्हेन इम्यून सिस्टम फर्स्ट सी एन इन्फेक्शन माइक्रोब इट रेस्पॉन्ड अगेंस्ट इट एंड द रिमेंबर इट स्पेसिफिकली. तो ये क्यों होता है? क्योंकि जैसे ही पहली बार पैथोजन बॉडी में आता है, इम्यून सिस्टम उसको पहचानता है, उसके प्रति एक्शन करता है और उस एक्शन को जो है अपनी मेमोरी में सेट कर लेता है. जब दोबारा से वही पैथोजन बॉडी में एंटर करेगा तो इम्यून सिस्टम उसको आसानी से किल कर देगा. So that next time the particular microbe or its close relative under the body, the immune system responds with even greater vigor. Greater का मतलब बहुत तेज vigor यानी जोश. तो जैसे ही वो दोबारा पैथोजन बॉडी में एंटर करेगा तो बहुत ज़्यादा जोश के साथ में इम्यून सिस्टम उसको खत्म कर देगा. दिस एलिमिनेट द इन्फेक्शन. इस तरीके से एलिमिनेशन हो जाएगा इन्फेक्शन का मोर क्विकली देन द फर्स्ट टाइम वन. पहले वाले समय जो पहला वाला टर्न था उसके कंपेयर में दूसरे वाले टर्न में इजीली उस बीमारी को क्योर कर देगा. दिस इज द बेसिस ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ इम्यूनाइजेशन. और ये जो प्रिंसिपल है, ये कौन सा प्रिंसिपल है? इम्यूनाइजेशन का प्रिंसिपल है. इम्यूनाइजेशन पे अगर हम आए तो ट्रेडिशनल इंडियन एंड चाइनीज मेडिसिनल सिस्टम्स समटाइम डेलिबरेटली रब द स्किन क्रस्ट फ्रॉम स्मॉल पॉक्स विक्टिम इनटू द स्किन ऑफ हेल्दी पीपल. चाइना के अंदर लोग क्या करते थे? पेशेंट को सही करने के लिए कि जो विक्टिम था उसकी स्किन को हेल्दी पर्सन की स्किन से रगड़ा जाता था. दे डज होप टू इंड्यूस अ माइल्ड फॉर्म ऑफ स्मॉल पॉक्स. इसके द्वारा वो थोड़ी सी माइल्ड फॉर्म यानी कम फॉर्म को स्मॉल पॉक्स के जो कम बैक्टीरिया थे, वायरसेस थे, उनको जो बॉडी थी हेल्दी पर्सन की उनमें डाल देते थे और हेल्दी पर्सन के अंदर उसके थ्रू क्या होता था? रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता था. फेमसली 2 कंट्रीज एगो एन इंग्लिश फिजिशियन नेम्ड एडवर्ड जेनर. तो हम अगर बात करते हैं एक जो इंग्लिश फिजिशियन है एडवर्ड जेनर, उनकी, रियलाइज दैट मिल्क मेड्स हु हैड एंड काउ पॉक्स. ऐसे जो मिल्क मेड थे, दूध निकालने वाले आदमी जिनमें काउ पॉक्स हो गई थी, उन जिनके अंदर काउ पॉक्स बीमारी हुई तो उनको स्मॉल पॉक्स बीमारी नहीं हुई. ड्यूरिंग एपिडेमिक्स काउ पॉक्स इज वेरी माइल्ड डिजीज. तो एपिडेमिक के दौरान काउ पॉक्स बहुत ही कम होने वाली बीमारी थी. जेनर ट्राइड डेलिबरेटली गिविंग काउ पॉक्स टू पीपल. तो जेनर ने क्या किया? जानबूझकर काउ पॉक्स के जो वायरसेस थे वो हेल्दी पर्सन पर डाले ताकि हेल्दी पर्सन के अंदर क्या हो? रेजिस्टेंस डेवलप हो जाए. किसके प्रति? स्मॉल पॉक्स के प्रति. एंड फाउंड दैट दे वर नाउ रेजिस्टेंस टू स्मॉल पॉक्स. और उन्होंने देखा कि अब जो पेशेंट्स थे वो स्मॉल पॉक्स के प्रति क्या हो चुके हैं? रेजिस्टेंस हो चुके हैं. दिस वाज बिकॉज ऑफ द स्मॉल पॉक्स वायरस क्लोज रिलेटेड टू द काउ पॉक्स वायरस. ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये जो दोनों वायरस थे एक दूसरे से बहुत ज़्यादा क्लोजली थे. काउ इज़ वैका इन लैटिन. लैटिन में काउ को वैका कहते हैं. एंड काउ पॉक्स इज वैक्सीनिया. तो काउ पॉक्स को हम वैक्सीनिया कहेंगे. फ्रॉम दीज 2 रूट्स द टर्म वैक्सीनेशन हैज़
अराइज। तो इन दोनों टर्म्स को मिलाकर वैक्सीनेशन का वर्ड बना है। वी कांट सी दैट एज जनरल प्रिंसिपल वी कैन फूल द इम्यून सिस्टम इनटू डेवलपिंग ए मेमोरी ऑफ पर्टिकुलर इन्फेक्शन टू पुटिंग समथिंग दैट मिमिक्स द माइक्रोब वी वांट टू वैक्सीन अगेंस्ट इनटू द बॉडी। तो आजकल हम यही करते हैं, हमारी जो बॉडी है, इम्यून सिस्टम है, हम उसको फूल बनाते हैं। हम हमारी बॉडी में डेलिबरेटली जानबूझकर कोई छोटा जो है माइक्रोब्स की मिमिक करने वाला, मतलब उनकी देखा देखी करने वाला कोई चीज़ हमारी बॉडी में डालते हैं और उसी के कारण हमारा इम्यून सिस्टम जो है उस एंटीजन के प्रति पर्टिकुलर एंटीबॉडी बना लेता है। दिस डज नॉट एक्चुअली काज द डिजीज बट द वुड प्रिवेंट एनी सब्सिक्वेंट एक्सपोजर। और इस तरीके से जब वह बीमारी फाइनली बहुत बढ़िया तरीके से हमारी बॉडी में होगी तो उनको जो हमारे इम्यून सिस्टम है फाइनली उनको खत्म कर देगा। सच हेपेटाइटिस वायरस विच काज जॉन्डिस, तो हम देखें कि इनमें क्या होता है कि टू द इन्फेक्शन माइक्रोब फ्रॉम टर्निंग इनटू एक्चुअल डिजीज मैनी सच वैक्सीन्स आर नाउ अवेलेबल। आजकल बहुत सारे ऐसे वैक्सीन अवेलेबल हैं जो इन्फेक्शियस डिजीज़ को प्योरली क्योर कर देते हैं, प्रोवाइड डिजीज स्पेसिफिक मीन प्रिवेंशन, और हमें प्रिवेंट करते हैं डिजीज़ के प्रति। देयर आर वैक्सीन अगेंस्ट टेटनस, ऐसा वैक्सीन टेटनस के लिए है, डिप्थीरिया के लिए, whooping कफ के लिए, मीजल्स के लिए, पोलियो के लिए बनाए जा चुके हैं। दिस फॉर्म्स द पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम, और पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम और चाइल्डहुड इम्यूनाइजेशन जो प्रोग्राम चलते हैं उनके थ्रू ये जो रोगी हैं उनमें लगाए जाते हैं और उनको इन डिजीज़ के थ्रू प्रिवेंट किया जा सकता है। ऑफ कोर्स सच अ प्रोग्राम कैन बी यूजफुल ओनली इफ सच हेल्थ मीजर्स आर अवेलेबल एट टू ऑल चिल्ड्रन। ये प्रोग्राम तभी सक्सेस हो पाएंगे जब सारी की सारी सुविधाएं सभी बच्चों को मिल सके। कैन यू थिंक ऑफ रीजन वाई दिस शुड बी सो? क्योंकि जो इम्यून सिस्टम है वो चिल्ड्रंस का स्ट्रॉन्ग बनेगा तो भी आगे जाके और स्ट्रॉन्गनेस आएगी। सम हेपेटाइटिस वायरस विच काज जॉन्डिस आर ट्रांसमिटेड थ्रू वाटर। जॉन्डिस का जो हेपेटाइटिस वायरस है वो वाटर के थ्रू आगे से आगे ट्रांसफर होता है। दिस इज अ वैक्सीन फॉर वन ऑफ दैम, हेपेटाइटिस ए इन द मार्केट, बट द मेजोरिटी ऑफ चिल्ड्रन इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया आर ऑलरेडी इम्यून टू हेपेटाइटिस। अब हमने वैक्सीन तो बना ली हेपेटाइटिस ए की, लेकिन मैक्सिमम बच्चे पहले से उसके लिए क्या हो चुके हैं, रेजिस्टेंट हो चुके हैं। दे आर 5 year old, और कब से रेजिस्टेंट हो चुके हैं? जब तक वो 5 year old थे। दिस इज बिकॉज दे आर एक्सपोज टू द वायरस थ्रू द वाटर, क्योंकि वो पहले ही पानी से जिस पानी में वो हेपेटाइटिस वायरस आ रहा था उसके थ्रू वो वायरस उनकी बॉडी में गया और उनकी बॉडी ने पहले से एंटीबॉडी बना ली थी। तो इस तरीके से वैक्सीनेशन की प्रोसेस पूरी हुई। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। वाई आर वी नॉर्मली एडवाइज्ड टू टेक ब्लैंड एंड नरिशिंग फूड वेयर आर वी सिक? अगर हम सिक होते हैं तो हमें फूड क्यों लेना होता है? अभी हमने देखा प्रिंसिपल ऑफ जो जनरल प्रिवेंशन का था कि अगर हम गुड नरिशमेंट और फूड नहीं लेंगे तो हमारा जो इम्यून पावर है, इम्यून सिस्टम में वो वीक होगा, उसको पावरफुल बनाने के लिए हमें ऐसा करना होता है। व्हाट आर द डिफरेंट मीन्स बाय विच इन्फेक्शन डिजीज आर स्प्रेड? बाय एयर, बाय वाटर, बाय सेक्शुअल एक्ट। ये सारे आप उसमें लिख सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं, एग्जाम्पल्स दे सकते हैं। What particulars can you take in your school to reduce the incidence of infectious diseases? तो जो हमारे ड्रिंकिंग फैसिलिटीज़ हैं, ड्रिंकिंग जो हमारी जो है सिस्टम है उनको हम सैनिटाइज करवाएंगे, क्लीन करवाएंगे, डिसइंफेक्टेंट डालेंगे, और जो ओवर क्राउडिंग क्लासेस हैं उनको अंडर कंट्रोल में लाएंगे, और सैनिटेशन पब्लिक हाइजीन का भी ध्यान रखकर स्कूल्स के अंदर हम इन इन्फेक्शंस को कम कर सकते हैं। व्हाट इज़ द इम्यूनाइजेशन? इम्यूनाइजेशन क्या होता है? अभी अभी हमने ये पैराग्राफ पढ़ा है एडवर्ड जेनर वाला। पूरा पैराग्राफ आप अपने वर्ड्स में लिखिए कि वैका मीन काऊ एंड काऊ पॉक्स मीन वैक्सीन, या इन दोनों रूट से वैक्सीनेशन वर्ड मिला है और ये क्या होता है क्या नहीं, इसमें आप एक्सप्लेन करिए। व्हाट आर द मैनिफेस्टेशन प्रोग्राम अवेलेबल टू इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम अवेलेबल टू द नियरेस्ट हेल्थ केयर इन योर लोकेलिटी? विच ऑफ दीज डिजीजेज आर द मेजर हेल्थ प्रॉब्लम इन योर एरिया? तो ये आपका एक सर्वे टाइप का क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको करना है। अपने नॉर्मल जो पास में PHC है वहाँ पे जाके पता लगाना है कि कौन सी जो बीमारियाँ हैं वो इन्फेक्शियस होती है और उनको आप कैसे रोक सकते हैं। आई होप आपको आज का वीडियो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आपके बहुत सारे जो क्वेश्चंस थे उनके आंसर आपको मिले होंगे। NCERT लाइन टू लाइन आपको समझ में आई होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो भी अपने प्रेशियस फीडबैक हैं, महत्वपूर्ण जो आपके फीडबैक हैं, आपके कमेंट्स हैं, उनको कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।